के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 होगा और ऑल ऑफ लेक्चर जो है 5 होगा। इसमें जो है हमारा अगला पॉइंट है अम्ल की जो है आज हम अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया को देखेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले होगा अम्ल की जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। हम जो है किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट का वो क्या होता है? कार्बोनेट Na2CO3 जैसे सोडियम कार्बोनेट, ये जो है धातु का कार्बोनेट है, इसके साथ अभिक्रिया हम देखेंगे। तो हमारा पहला है अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ जो है अभिक्रिया देखेंगे और उसमें जो है क्या बनेगा, जैसे धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया सब करवाएंगे। तो अम्ल लेंगे, सबसे पहले अम्ल लेंगे और फिर जो है क्या लेंगे, धातु कार्बोनेट होगा हमारा। दूसरा क्या होगा? धातु कार्बोनेट। अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अगर जो क्रिया करवाई जाए तो क्या बनेगा? तो हमारा जो है लवण बनेगा, धातु का जो है लवण बनेगा, तो हम लिख लेंगे लवण। और दूसरा जो है हमारा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जल बनेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। ऑक्साइड हो गया प्लस जल बनेगा। अब हम इसकी एक रिएक्शन देखेंगे कि इसकी रिएक्शन जो है कैसे होती है। अम्ल कोई भी हम एक अम्ल ले लेंगे, मान लिया जैसे HCl। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। हम HCl अम्ल ले लेते हैं और इसकी क्रिया धातु कार्बोनेट यानी एक कार्बोनेट ले लेते हैं जिसे Na2CO3, ये धातु का जो है कार्बोनेट है, इसकी क्रिया Na2CO3 के साथ जो है करवा देते हैं। अब देखते हैं जो है क्या बनता है। तो HCl की क्रिया Na2CO3 के साथ में करवाने पर क्या बनेगा, अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे। देखो यानी जो है यहाँ पर सबसे पहले हमें इसकी वैलेंसी लिख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन पर 1 प्लस होता है, Cl पर 1 माइनस होता है, Na पर 1 प्लस लेकिन 2 है तो इसके कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और CO3 पर माइनस का 2 होता है। अब सबसे पहले देखो प्लस जो है हमेशा माइनस के पास में जाएगा, तो Na2 प्लस है, ये किससे क्रिया करेगा? Cl से, यानी ये जो है किसके साथ में जाएगा? ये जो है Cl के साथ में जो है जाएगा। लेकिन यहाँ पर Cl कितने होने चाहिए? 2, और है कितने? 1 है। ये बैलेंस ही तो पहले ही सिखा चुके, आप वैसे ही बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या बनेगा, यहाँ पर हम जो है 2 ले लेते हैं तो Cl कितना हो जाएगा? 2 हो जाएंगे। हमारे पास Cl जो है कितने हो जाएंगे? Cl जो है 2 हो जाएंगे। अब तो Na के साथ में 2 Cl मिल जाएंगे, 2 Na 2 Cl मिलकर क्या बनाएंगे? 2NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2NaCl बन जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो कि 2H बने और CO3 बच गया, तो इससे जो है हमारा क्या बनता है? H2CO3 बनता है। क्या बनता है? H2CO3 बनता है। अब ये क्या है? देखो HCl की क्रिया यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट यानी धातु का कार्बोनेट के साथ करवाने पर सोडियम का CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल बन गया। कार्बोनिक अम्ल जो बनता है, इसका जब अपघटन होता है तो यह जो है हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल में टूट जाता है। H2CO3 का जब विखंडन होता है तो ये क्या बन जाता है? H2O और CO2 अलग हो जाता है। जैसे ये CO2 देख रहे हो आप, CO2, ये CO2 से एक O H2 के साथ में जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? यहाँ से CO2 से एक O निकाल दोगे, CO3 से एक O निकालने पर क्या बचेगा? CO2 बच जाएगा और H2 ये वाला, और इसका जो एक O बचा था वो वाला। H2CO3 का जब विखंडन होगा तो CO2 प्लस H2O बन जाएगा। हम डायरेक्टली इसकी जगह पर H2CO3 की जगह पर जो है ये लिख सकते हैं CO2 प्लस H2O। कार्बोनिक अम्ल का जब विखंडन होता है तो वह CO2 और H2O में जो है बदल जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कराने पर धातु का लवण बनेगा। धातु और इससे क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? धातु का जो है लवण बना लेगा। जैसे Na2 था तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम 2 ले लेते हैं, तो फिर 2NaCl धातु का क्या होगा? सोडियम क्लोराइड या धातु का लवण हो गया और H2CO3 बन गया। H2CO3 का जब विखंडन हुआ तो CO2 प्लस H2O इसकी जगह पर हम लिख लेंगे। ठीक है, H2CO3 की जगह पर क्या लिखेंगे? CO2 प्लस
H2O लिख सकते हैं। तो हम अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया अगर जो कराएं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसके बाद जो है हम अगला देखेंगे, अम्ल की जो है धातु के बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। हमारा यह जो है पहला है। और दूसरा जो है हम अब देखेंगे, अम्ल की अम्ल की जो है धातु के बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु के बाई कार्बोनेट बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया के साथ जो है क्या करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। तो इसका जो है क्या बनेगा, सबसे पहले हम अम्ल लेते हैं, अम्ल की अभिक्रिया करवा रहे हैं तो अम्ल लेंगे। और प्लस में जो है क्या लेंगे, धातु का बाई कार्बोनेट लेंगे। किसी भी धातु का जो है बाई कार्बोनेट लिया जा सकता है। धातु का बाई कार्बोनेट धातु का बाई कार्बोनेट लेंगे। इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, फिर से वही लवण बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर शॉर्ट में लिखे ले रहे हैं, ठीक है, CO2। और क्या बनेगा, जल बनेगा। लवण प्लस CO2 प्लस जल बनेगा। अब हम एक एग्जाम्पल जो है इसका देखेंगे कि अम्ल के साथ जो है फिर से धातु के बाई कार्बोनेट की क्रिया करवाते हैं। तो हम फिर से एक अम्ल ले लेते हैं HCl। HCl हमारा एक अम्ल है। इसकी क्रिया धातु के बाई कार्बोनेट यानी सोडियम बाई कार्बोनेट ले लेते हैं, NaHCO3 को ले लेंगे। इसकी जो है अभिक्रिया करवाएंगे तो हम देखेंगे क्या बनेगा। हमारा जो है फिर से देखो, Na जो है किसके साथ में जाएगा, Cl के साथ में जाएगा। Na जो है किसके साथ में जाएगा, Cl के साथ में जाएगा। बट Na जो है Cl के साथ में जाएगा और क्या बनाएगा, NaCl बना लेगा। प्लस अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि H और H मिलकर जो है क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं। H और H मिलकर क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं। बनेगा हमारा क्या, CO2। CO3 है, CO3 से हम क्या बना लेंगे, CO2 बना लेंगे। तो एक O बच जाएगा, एक O यहाँ पर लिख देंगे, इसके बीच में प्लस लगा देंगे। यानी HCl की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाने पर NaCl प्लस CO2 प्लस H2O जो है बनता है। हम यहाँ पर जो है ये देख पाएंगे। हम इसका प्रमुख पॉइंट याद रखेंगे कि कभी भी धातु का कार्बोनेट, नोट में लिख लेंगे कि कभी भी धातु का कार्बोनेट कार्बोनेट धातु का जो है क्या होगा, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट, धातु का क्या होगा, बाई कार्बोनेट, ये कभी भी आपस में क्रिया नहीं करते हैं। बाई कार्बोनेट कभी भी आपस में क्रिया नहीं करते, आपस में क्रिया नहीं करते। ये जो है आपस में कभी क्रिया नहीं करते। अब हम एक और देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु कि अगर जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर देख सकते हो आपके समय कार्बन डाइऑक्साइड बना है। अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है चूने के पानी के साथ अगर जो प्रवाहित किया जाए तो चूने के पानी का रंग जो है कैसा हो जाएगा, दूधिया कलर का जो है हो जाएगा। अगर जो चूने के पानी के साथ, जैसे चूने का पानी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जो है 1 मिनट, चूने का पानी का मतलब क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब CaOH का होल ट्वाइज। ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसको हम चूने का पानी कह सकते हैं। और इसको किसके साथ प्रवाहित करें, CO2 के साथ अगर जो प्रवाहित किया जाए तो क्या होगा, इसका कलर जो है कैसा हो जाएगा, दूधिया कलर का हो जाएगा। Ca जो है CO2, यानी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि Ca ये जो है किसके साथ क्रिया करेगा, CO2 के साथ क्रिया करेगा। लेकिन बनाता क्या है, CaCO3 बनाता है, क्योंकि कार्बोनेट जो है CO3 लिखा जाता है, तो यहाँ से एक O इसमें जुड़ जाएगा तो ये बना लेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। और जो है साथ में जो है देखो, यहाँ पर 2H और एक O था, इसको हम कैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि 2H थे, 2H
और 2 O थे, तो एक O जो है चला गया इसके साथ में, तो एक O बचा और 2 H बने, यानी H2O बन जाएगा। अगर जो हम चूने के पानी की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाएं तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 जो है, जैसे हम कह सकते हैं चूना पत्थर, लाइम स्टोन जिसको कहा जाता है, चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, संगमरमर हो गया और खड़िया, इसी का जो है रूप है। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, संगमरमर एवं खड़िया का ही एक जो है क्या है, रूप है। इस अभिक्रिया के लिए हम क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ प्रवाहित करने पर चूने के पानी का रंग जो है दूधिया हो जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो सफेद कलर का होता है। जैसे चूना पत्थर ये भी सफेद होता है, संगमरमर ये भी सफेद, खड़िया भी सफेद। तो ये जो है क्या हो जाएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाएं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। हमारी अगली अभिक्रिया है अम्ल एवं क्षारक की क्रिया। अम्ल और क्षारक जो है आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, देखो, अम्ल प्लस क्षारक, अम्ल प्लस इसके साथ क्षार लेंगे और इसकी जो है क्या करवाएंगे, क्रिया करवाएंगे, तो क्या बनेगा, लवण तथा जो है जल बनता है। अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया कराने पर लवण तथा जल जो है बनता है। इसका एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, HCl प्लस HCl की क्रिया जो है हम NaOH के साथ करवाते हैं। HCl क्या है, अम्ल है, और NaOH क्या है, क्षार है। इसकी अगर जो क्रिया करवाई जाए तो क्या बनेगा, देखो Na जो है Cl के साथ में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl के साथ में क्रिया करके NaCl यानी सोडियम का लवण बना लेगा, यानी क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। और OH और H मिलकर क्या बनते हैं, OH और H मिलकर H2O बनते हैं, यानी H2O जो है बन जाएगा। अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। यही अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। हम समझ सकते हैं कि लिखेंगे उदासीनीकरण की परिभाषा क्या है, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके, परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, जल बनाते हैं। यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यह अभिक्रिया या क्रिया जो है क्या कहलाती है, उदासीनीकरण जो है, यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण जो है कहलाती है। हमारा अगला टॉपिक है, हम अम्ल और क्षार की प्रबलता के बारे में जानेंगे, जिसे पीएच के द्वारा जो है डिसाइड किया जाता है, यानी निर्धारित किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता। अम्ल एवं क्षारक के विलयन की प्रबलता कैसे निर्धारित की जाती है उसके बारे में। तो अम्ल एवं क्षार की प्रबलता, अम्ल एवं क्षार की प्रबलता, प्रबलता जो है उसके द्वारा उत्पन्न, उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस तथा OH माइनस आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। OH माइनस आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है।
तो हम कह सकते हैं कि अम्ल और क्षारक के विलयन की जो प्रबलता होती है वह उसके H+ और OH- आयन की सांद्रता पर जो है निर्भर करती। इसकी प्रबलता को नापने के लिए एक सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक द्वारा जो है हम ज्ञात करते हैं। इसकी प्रबलता जो है किसके द्वारा? सार्वभौमिक व सार्वत्रिक सूचक के द्वारा, जैसे पीएच होता है जिसे हम कहते हैं सार्वभौमिक व सार्वत्रिक सूचक के द्वारा ज्ञात करते हैं। सूचक के द्वारा जो है क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। इसमें जो है सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक होता क्या है? यह जो है अनेक सूचकों का जो है क्या होता है? सार्वत्रिक सूचक क्या होता है या सार्वभौमिक सूचक क्या होता है? यह अनेक सूचकों का जो है मिश्रण होता है। यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सूचकों का मिश्रण है। सार्वत्रिक सूचक यह जो है अनेक सूचकों का मिश्रण है जिसके द्वारा किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता रंगों में व्यक्त करती है। यह जो है यह विलयन में हाइड्रोजन आयन, यह विलयन में जो है विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता रंगों में व्यक्त करती है, यानी कलर्स में, रंगों में व्यक्त करती है। तो हम सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक के बारे में क्या कर सकते हैं कि यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है और जो सूचक होता है यह विलयन में जो है H+ की सांद्रता रंगों में जो है कलर में जो है व्यक्त करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म जो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे हम कह सकते हैं कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया है। पीएच स्केल का मतलब क्या है? किसी विलयन की सांद्रता, किसी विलयन की जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी जानते हो क्या होता है? पोटेंज होता है। पी का मतलब सूचक होता है। पीएच में अब देख लेते हैं, पीएच में जो पी होता है उसका मतलब क्या होता है? पोटेंज। पी का अर्थ क्या होता है? POT, हम कह सकते हैं POTENZ। ये जो है पोटेंज होता है। इसका मतलब जो है पुषांश होता है। पोटेंज का मतलब क्या होता है? पोटेंज का मतलब होता है पुषांश। अब इसका जो है हम अर्थ भी देखेंगे। यह जो है शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। पोटेंज जो है यानी पुषांश जो है किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। और इसका मतलब जो होता है शक्ति से होता है। पुषांश का मतलब क्या होता है? शक्ति होता है। तो सबसे पहले हम पीएच की बात कर लेते हैं। पीएच का पूरा नाम जो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है और इसके द्वारा H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात की जाती है। पीएच में जो है पी का अर्थ होता है पोटेंज, जिसका हिंदी अर्थ पुषांश होता है, जो जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब जो होता है शक्ति होता है। पीएच ज्ञात करने के लिए हमें जो है 1 से यानी 0 से 14 तक स्केल पर जो है नंबर दिए होंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच स्केल पर जो है कितने नंबर दिए होते हैं। तो पीएच स्केल पर जो है 0 से 14 तक नंबर जो है दिए होते हैं। अब हम उनका मतलब जानेंगे कि 0 से 14 तक नंबर दिए होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है। तो पीएच का मतलब समझ गए। पीएच का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच स्केल किसे कहते हैं? किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल दिया गया उसको पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी का फुल फॉर्म पोटेंज होता है। पी का मतलब पोटेंज, जिसका अर्थ पुषांश है। यह जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ जो होता है शक्ति होता है। पीएच स्केल पर 0 से 14 तक जो है नंबर
दिए होते हैं। अब वो नंबर किसको व्यक्त करते हैं इसके बारे में हम जो 0 से 14 तक नंबर दिए होते हैं, जिनमें 0 से 6, 0 से जो है अगर जो किसी विलेन का पीएच मान 0 से 6 तक है तो वह क्या होगा, अम्ल होगा। 0 से कितने तक, 6 तक अगर जो दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि यह जो है अम्ल है। अगर जो 7 दिया हुआ है किसी का पीएच तो इसका मतलब क्या है, वह जो है विलयन उदासीन है। और 7 से ऊपर दिया हुआ है, 7 से ऊपर 14 तक, तो वह क्या होगा, क्षारीय विलयन होगा, यानी क्षार होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से 6 तक दिया हुआ है तो वह जो है अम्ल होगा, और 7 है तो उदासीन होगा, और 7 से ऊपर है तो वह जो है क्षार होगा। अब हम एक दो पीएच मान डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा पहला जो है पीएच मान, नींबू का रस ले लेते हैं। नींबू का जो रस होता है उसका पीएच मान दिया हुआ है, नींबू का रस, नींबू का रस जो होता है उसका पीएच मान जो होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 2.2 होता है। तो आपको बताना है कमेंट में कि यह कैसा होगा विलेन, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा। तो यह कैसा विलेन होगा, 2.2 यानी कम है, तो फिर यह कितना होगा, अम्ल होगा। यह क्या होगा, अम्ल। दूसरा हमारा है नींबू का रस होगा शुद्ध जल। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है, 7। 7 है तो वह क्या होगा, उदासीन होगा। 7 पर विलेन कैसा होता है, उदासीन होता है। और अब हम जो है बात करते हैं कि रक्त का पीएच जो है 7.4 होता है, तो वह क्या होगा, रक्त का पीएच जो है कितना होता है, 7.4, तो वह जो है क्षारीय होगा। 7 से ज्यादा है तो क्षार होगा, या हम कह सकते हैं थोड़ा सा 7 से ज्यादा है तभी वह जो है क्या होगा, क्षार होगा। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है। रक्त का पीएच जो है कितना होता है, 7.4 होता है। और आंसू का पीएच, आंसू यानी जो जैसे रोते समय निकलते हैं उनका पीएच कितना होता है, उनका भी पीएच जो है 7.4 के बराबर होता है, यानी क्षार ही होता है। अगर जो आप रो रहे हो तो इसका मतलब फिर खून के आंसू निकल रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पर देख पाएंगे ये कुछ जो है पीएच मान दिए हुए थे। आपको केवल जो है एक पीएच मान बताना है, एक का सिर्फ आप बताओगे पीएच मान कि इसका पीएच मान कितना होता है। लार का पीएच मान कितना होता है जब हम खाना खाते हैं तब, लार का पीएच मान आपको जो है बताना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब हमारा जो है इससे संबंधित पीएच से संबंधित टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि हमारे जीवन में जो है पीएच का कितना बड़ा महत्व है, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। हम हेडिंग डालेंगे, हमारी अगली हेडिंग होगी दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच का जो है हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में जो है हम जानेंगे। सबसे पहले हमारा जो है पहला पॉइंट होगा, हमारा शरीर जो है कितने पीएच पर कार्य करता है, हमारा शरीर जो है कितने पीएच पर कार्य करता है इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो हमारा शरीर जो है 7 से लगाकर यानी उदासीन से लेकर क्षारीय माध्यम तक कार्य करता है। 7 से लेकर कितने तक, हमारा शरीर जो है 7.0 से लेकर 7 पॉइंट हम 8 पीएच मान इसका कह सकते हैं के मध्य कार्य करता है या के बीच कार्य करता है, कार्य करता है। यह हमारा पहला पॉइंट है कि हमारा शरीर जो है, शरीर में पीएच कितना 7.0 से 7.8 के बीच जो है सही से अच्छे से कार्य करता है। अब हम थोड़ा सा अम्लीय वर्षा के बारे में बात कर लेते हैं कि अम्लीय वर्षा जो होती है उसका पीएच मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा जो होती है उसका पीएच मान 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम। हम सिंपल सा कह सकते हैं कि वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट है पीएच के महत्व का, कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, कि वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा जो है इसे कहते हैं।
जैसे देखते हो कि अम्लीय वर्षा का पानी जब नदी में बहता है तो उसके पीएच मान में जो है क्या होती है, कमी आ जाती है। और जिससे नदी में रहने वाले जीव जो होते हैं उनके उनकी उत्तरजीविता जो होती है थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। जैसे जो जीव समुद्र में रहते हैं, मछली या मेढक जो भी रहते हैं, उनकी उत्तरजीविता यानी जीने में उनको थोड़ा सा तकलीफ होने लगती है। हमारा जो है अगला पॉइंट है, जैसे कि जैसे मान लो खेत वगैरह हो गए, तो बहुत अच्छी उपज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। हम लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट कि अच्छी उपज के लिए, अच्छी उपज के लिए, उपज के लिए एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। हमको जो है पीएच अच्छा चाहिए, आवश्यकता होती है। ठीक। हमारा अगला पॉइंट है नंबर 4 कि मुंह का पीएच मान अगर जो 5.5 से कम होता है तो दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। हम कह सकते हैं दांत टूटने लगते हैं यानी सड़ने लगते हैं। मुंह का पीएच कितना होना चाहिए, पीएच मान जो है मुंह का पीएच 5.5 से अगर कम है, 5.5 से क्या है, कम, तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का क्षय, क्षय का मतलब है गिरने लगते हैं या कटने लगते हैं, टूटने लगते हैं दांत का। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं कि दांतों का इनामेल होता है, इनामेल। हमारे दांतों का जो है सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, इनामेल होता है दांतों का जो है सबसे कठोर भाग। और यह जो है कैल्शियम फास्फेट का जो है बना होता है। कैल्शियम फास्फेट, CaPO4 का, PO4 का होल्थराइड, CaPO4 का होल्थराइड यानी कैल्शियम फास्फेट का जो है बना हुआ होता है। इनामेल जो होता है कैल्शियम फास्फेट हम लिख सकते हैं कि इसका जो है बना होता है। और यह मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो दांतों का इनेमल होता है जो कैल्शियम फास्फेट का जो है बना हुआ होता है। अब हमारा अगला है पाचन तंत्र का पीएच के बारे में जान लेते हैं। पाचन तंत्र यानी पेट, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र जैसे स्टमक हो गया, तो हमारे स्टमक से यानी पेट से जो है HCl स्रावित होता है। पेट से क्या स्रावित होता है, HCl स्रावित होता है, जिसका मान जो क्या होता है, अम्ल होता है। अब आप जान सकते हैं कि इसका मान कितना होता है अम्ल का, 6 से कम होता है। 6 से जितने कम होंगे वो जो है अम्ल कहलाते हैं। यानी पेट से जो HCl स्रावित होता है वह क्या है, अम्ल है, अम्ल है। तो यह जो है क्या करता है, उदर कह सकते हैं इसको हम पेट को। और यह जो है बिना क्षति पहुंचाए यानी हमारे पेट को जो है बिना कोई नुकसान पहुंचाए खाने यानी भोजन को जो है पचाता रहता है। कभी कभी जो है ऐसा हो जाता है कि ये पेट में जो है अत्यधिक अम्लता हो जाती है, तो जिसके कारण उसमें जो है दर्द या फिर जलन होने लगती है। तो जिसको दूर दूर करने के लिए हमें क्या किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का प्रयोग किया जाता है। MgOH का वोल्टोइड यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि पाचन तंत्र में जो है पीएच का बहुत महत्व है, क्योंकि आमाशय यानी पेट से जो है HCl स्रावित होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। अगर जो अम्लता बढ़ जाती है तो हमारे पेट में जलन और दर्द होने लगती है, जिसे दूर करने के लिए हम या फिर डॉक्टर कह सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। और यह जो है दुर्बल क्षारक होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, दुर्बल क्षारक हम कह सकते हैं कि यह क्या होता है, यह जो है दुर्बल क्षारक होता है। हमारा जो अगला पॉइंट है कि जैसे हम जानते हैं कि मधुमक्खी का डंक जो होता है, मधुमक्खी का डंक हम कह सकते हैं, मधुमक्खी का
डंक, उसमें जो है मेथेनोइक एसिड होता है, यानी HCOOH। यानी ये जो मेथेनोइक एसिड है यह होता है जिसके कारण जब मधुमक्खी काटती तो हमें जो है जलन महसूस होने लगती है। और इसको जो है दूर करने के लिए, यानी जलन या फिर दर्द दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। अगर जो हम बेकिंग सोडा का समय से प्रयोग कर लेते हैं तो वह जो है दर्द कम होगा और जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, HCOOH यानी मेथेनोइक एसिड होता है। इसको दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा है NaHCO3, यानी बेकिंग सोडा का जो है प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी का डंक अगर जो मधुमक्खी मारती है तो उसमें मेथेनोइक एसिड होता है, उसको दूर करने का उपाय क्या है, बेकिंग सोडा का उस जगह पर जो है हम प्रयोग करेंगे, जिससे जो है यह दर्द दूर हो जाएगा।